अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी, क्योंकि आज फिर सुहेल आफरीदी साहब अपनी स्ट्रीट मूवमेंट के सिलसिले में बाहर निकले हैं और पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों से होते हुए नौशहरा तक पहुंच चुके हैं। ये रैली बड़ी ज़बरदस्त और जानदार है, इसके ऊपर बात करते हैं। इसके साथ साथ ईमान मज़ारी साहिबा के केस की अपडेट्स हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे। लंदन में शहजाद अकबर और आदिल राजा के खिलाफ जो एक हमला हुआ था, उसकी जो तहकीकात हैं, उस हवाले से भी कुछ अपडेट्स हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके साथ साथ कुछ बर्फ़ के तूफ़ान की बात करेंगे, जो कि इस वक्त सूबा खैबर पख्तूनख्वा में काफ़ी गंभीर सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है। काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जी सुहेल आफरीदी की, जो कि इस वक्त अपनी स्ट्रीट मूवमेंट के अगले फ़ेज़ में खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में रैलीज़ कर रहे हैं। और इस सिलसिले में पहले भी उन्होंने चंद दिन पहले भी एक रैली का इनेकाद किया था और आज एक दफ़ा फिर वो निकले हैं पेशावर से। और यहाँ पर अब जो उनकी रैली है वो बेसिकली नौशहरा तक पहुंच चुकी है मुख्तलिफ इलाकों से होते हुए। पहले उन्होंने जो हज़ारा रीजन था उसको फोकस किया था, और अब ख़ास तौर पर जो ये इलाके हैं नौशहरा के और इससे रिलेटेड जो आसपास के एरियाज़ हैं, वहाँ से ये रैली गुजरेगी। अच्छा, यहाँ पर जो सुहेल आफरीदी साहब हैं, उनकी कैबिनेट के बहुत से अहम लोग उनके साथ हैं, जिनमें मीना खान आफरीदी भी हैं, शाहिद खटक भी हैं, शफ़ी जान हैं। इसके साथ साथ लाहौर से नईम हैदर पंजोता साहब भी पहुंचे हैं। लाहौर से नहीं, मतलब पंजाब से नईम हैदर पंजोता साहब भी पहुंचे हैं। जुनैद अकबर खान साहब भी इस रैली को लीड कर रहे हैं। और निकलने से पहले सुहेल आफरीदी ने ये कहा कि इस रैली में वो एक कारकुन की हैसियत से शरीक होंगे और इसको लीड करेंगे जुनैद अकबर खान साहब, जो कि सूबाई सदर हैं। तो बहरहाल पेशावर में ये रैली निकली है और मुख्तलिफ जब पेशावर के इलाकों से गुजरी तो बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल भी हुआ। काफ़ी तादाद थी कारकुनों की, ज़ाहिर है, जो इनको रिसीव करने के लिए मौजूद थी जगह जगहों पर। और उसके बाद ये नौशहरा में जब दाखिल हुई तो एक बहुत बड़ा काफ़िला बन चुका था, जिससे ये पता चलता है कि नौशहरा में अभी तक इनकी जो मकबूलियत है वो खासी बरकरार है। जबकि नौशहरा का जो इलाका है, वहाँ से परवेज़ खटक साहब ने बहुत होल्ड रखा है हमेशा सियासत में। लेकिन उसके बाद 2018 के इंतखाब में तो वो खैर जीत गए थे, लेकिन 2024 के जो इंतखाब थे उसमें उन्हें एक नौजवान ने शिकस्त दी थी बुरी तरह से, और वो अपनी ये नशिस्त हार गए थे। तो नौशहरा आज भी लगता है कि वहीं 2024 में जहां 8 फरवरी को खड़ा था वहीं खड़ा है, क्योंकि बड़ी तादाद थी जो आज कारकुनों की निकली यहाँ पर सुहेल आफरीदी को रिसीव करने के लिए, और ये पूरा एक काफिला बन गया। अच्छा, सुहेल आफरीदी ने जो यहाँ पे खिताब किया वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने एक तो बार बार जो वो उनका एक मशहूर नारा है, इमरान अहमद खान न्याजी साहब का नाम जिस तरीके से वो पुकारते हैं वो लगवा रहे हैं कारकुनों में, उनका लहू गरमा रहे हैं। तो दूसरी तरफ उन्होंने ये बात भी की है कि जो इमरान खान साहब की मुलाकातें बंद हैं, उन्होंने कहा कि इसकी वो शदीद मजम्मत करते हैं। और इसके साथ साथ बुशरा बीबी साहिबा की मुलाकातें क्यों बंद हैं? वो तो कोई सियासी गुफ्तगू नहीं करें, वो तो कोई ऐसी बात नहीं करें जिसके ऊपर कोई आपको तकलीफ पहुंचे, तो क्या वजह है कि उनकी भी मुलाकातें बंद हैं? इसके साथ साथ उन्होंने ये ऐलान भी किया है कि इस जुमेरात को वो खुद अडियाला आएंगे। ये याद रहे कि पिछले कोई 4 से 5 हफ्ते हो चुके हैं कि सुहेल आफरीदी जो हैं वो अडियाला नहीं जा रहे, और उससे पहले वो रेगुलर अडियाला जा रहे थे। 10 जुमेरात वो मुसलसल अडियाला गए हैं, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हुई, जिसके दौरान उन्होंने एक दफ़ा 18 घंटे पर मबनी एक बहुत तवील धरना भी दिया था अडियाला रोड के ऊपर। इसके अलावा वो जब जाते हैं कुछ देर रुकते हैं, फिर इंतज़ार करते हैं, वापस भी आ जाते हैं, लेकिन मुलाकात उनकी अभी तक एक दफ़ा भी नहीं हो सकी जब से वो इस ओहदे पर फाइज हुए हैं। इसके अलावा अब बीच में तकरीबन 1-1.5 महीने से उन्होंने अडियाला जाना छोड़ दिया था। मुख्तलिफ और जगहों पर वो ज़रूर जा रहे हैं, रैलीज़ कर रहे हैं, जिसमें उनका पंजाब का भी दौरा था, कराची का भी दौरा था, हैदराबाद का दौरा था, लेकिन अडियाला वो नहीं जा रहे थे। अब उन्होंने इस दफ़ा इस रैली में ऐलान किया है कि वो इस दफ़ा अडियाला भी जाएंगे। ये देखना होगा कि इस दफ़ा अडियाला जाकर वो महज एक थोड़ा सा इंतज़ार करके वापस आ जाएंगे, या वहाँ पर एक दफ़ा फिर कोई पावर शो होगा पीटीआई की तरफ से। बज़ाहिर नहीं मुझे लगता कि कोई पावर शो का प्लान है, लेकिन मंगल वाले दिन चूँकि अलीमा खान साहिबा के साथ काफ़ी तादाद में कारकुन आ जाते हैं, लेकिन जब सुहेल आफरीदी जुमेरात को जाया करते हैं तो उस दिन कारकुन वगैरह वो साथ नहीं लेके जाते, बस उनके कुछ कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं जो उनके साथ होते हैं। लेकिन बहरहाल अब वो कह रहे हैं कि वो थर्सडे को अडियाला जाएंगे। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो बेसिकली स्ट्रीट मूवमेंट का एक हिस्सा भी बन रही हैं, क्योंकि 8 फरवरी को जो इनकी स्ट्रीट मूवमेंट का प्लान है उससे पहले ये चाहते हैं कि पूरी जो अपनी ज़ोर लगाकर उसको पीक पर ले जाएं स्ट्रीट मूवमेंट को, और लोगों के साथ इंटरेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। तो ये उसी का एक हिस्सा जो है वो दिखाई दे रहा है। लेकिन सवाल फिर वही, आपने खैबर पख्तूनख्वा में बहुत बड़ा पावर शो किया और आप कर लेते हैं हमेशा,
लेकिन इसका अल्टीमेट रिज़ल्ट क्या होगा, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में आप जितना भी बड़ा क्राउड निकाल लें, उसके बारे में यही तासुर होता है कि जी आपकी अपनी हुकूमत है, आप अपने लोगों को आज़ादी के साथ निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई क्रैकडाउन का ख़तरा नहीं होता। लेकिन क्या ये लोग जब कभी कोई बड़ी कॉल आएगी तो उसके लिए इतनी बड़ी तादाद में निकलेंगे जितने सुहेल आफरीदी को रिसीव करने के लिए निकल रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि ये हमने देखा सिंध में भी, हमने पंजाब में भी देखा, हमने खैबर पख्तूनख्वा में भी देखा कि लोग बड़ी तादाद में निकले हैं। लेकिन सवाल फिर वही पंजाब में इसीलिए थोड़ा सा कम हमें नज़र आता है उस तरह का इन कंपैरिजन विद सिंध कि वो लोगों की तादाद उस वजह से कम थी क्योंकि लोग जाहिर है कि उन्हें निकलने नहीं दिया जाता, एक बंद कर दी जाती हैं रोड्स वगैरह। जबकि सिंध में जहाँ पे मौका मिला वहाँ पे उन्होंने भरपूर पावर शो किया। खैबर पख्तूनख्वा में तो ज़ाहिर उनकी गवर्नमेंट है। सवाल ये है कि ये तो फिर ख़दशा मौजूद रहेगा हमेशा कि जब भी आप कोई ऐसा प्लान करेंगे एहतजाज का जहाँ पर लोगों को बाहर निकलना है, तो फिर पंजाब में तो वही कैफियत होगी, आपको इस्लामाबाद रावलपिंडी में वही कैफियत मिलेगी। खैबर पख्तूनख्वा में आप बहुत बड़ी तादाद में अगर लोग निकाल भी लेते हैं तो वहाँ पर उसका इम्पैक्ट वो नहीं आता। तो ये सवाल अपनी जगह बरकरार रहेगा कि आखिर आगे अगर आप हर चौक डी चौक का नारा लगा रहे हैं तो आप पूरे मुल्क को बंद करने की तरफ जाएंगे, तो अल्टीमेटली यही ना नज़र आ रहा हो कि सिर्फ आप खैबर पख्तूनख्वा बंद करके अंदर बैठ गए हैं। क्योंकि पंजाब वाले अगर बंद नहीं कर सकेंगे पंजाब को, सिंध वाले सिंध को बंद नहीं कर सकेंगे, तो फिर तो उसमें कोई हमें उसका असर नज़र नहीं आएगा। तो अब ये हिकमत अमली कैसे अनफोल्ड होगी, इसका कुछ हिस्सा तो हमें 8 फरवरी को नज़र आएगा, क्योंकि उस दिन एक शटर डाउन की, हड़ताल की कॉल है, भैया जाम की कॉल है। तो देखते हैं कि लोग कितना इनके साथ जुड़ते हैं। लेकिन अब जहाँ तक स्ट्रीट मूवमेंट की बात है, वो बहरहाल सुहेल आफरीदी जो हैं वो अच्छे तरीके से उसको लेकर चल रहे हैं, लेकिन उनके लिए चैलेंजेस और भी बहुत सारे हैं। ख़ास तौर पर उनके सूबे में एक तरफ जहाँ तीरा का ऑपरेशन शुरू होने जा रहा है और वहाँ पर लोगों का इनखला हो रहा है, इस कदर बर्फ़ानी तूफ़ान है, वहाँ पे शदीद सर्दी है, जो विजुअल्स आ रहे हैं वो बहुत ही तकलीफ़ देह हैं। और फिर सिर्फ वहाँ पे तो इनखला का मामला है, लेकिन अदरवाइज़ भी खैबर पख्तूनख्वा में इस दफ़ा जो बर्फ़बारी हो रही है वो इंतहाई ज़्यादा है और पिछले कई सालों का रिकॉर्ड टूट रहा है। नथिया गली में कल बाकायदा बर्फ़ का तूफ़ान था। इसी तरह से और जो इलाके हैं जहाँ पे मतलब सयाह ख़ास तौर पर रुख करते हैं, तो वहाँ पर इस वक्त काफ़ी ज़्यादा सीरियस सिचुएशन होना शुरू हो चुकी है। तो अब सुहेल आफरीदी साहब जो कि स्ट्रीट मूवमेंट भी चला रहे हैं, एक तरफ उनके जो नॉर्मल रूटीन के गवर्नेंस के मामलात हैं उसको भी देख रहे हैं, तो वहीं पर जो चैलेंजेस हुकूमत को फेस करने पड़ते हैं कुदरती आफात की वजह से, मौसमी हालात की वजह से, उनको भी आपने टैकल करना है। तो काफ़ी ज़्यादा अब उनका जो आप कह लें कि काम है वो बढ़ गया है, बड़ी ज़्यादा उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई हैं, क्योंकि ज़ाहिर है वहाँ पे सयाह मौजूद हैं, मकामी लोग भी अगर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बर्फ़बारी होती है तो उसकी वजह से परेशानी का शिकार होंगे, तो उनको भी देखना है, वहाँ के मामलात को, रेस्क्यू को भी देखना है। तो ये तमाम चीज़ें जो है अब काफ़ी ज़्यादा उनके लिए चैलेंजिंग बनती जा रही हैं। अच्छा जी, अब थोड़ा इससे आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ईमान मज़ारी साहिबा के केस के हवाले से। उनको गिरफ़्तार किया गया था एक और केस में, और उनको कल जब अदालत पेश किया गया तो किसी वकील को अदालत में नहीं जाने दिया गया, मीडिया पर्सनस को अदालत में नहीं जाने दिया गया, और फिर उनको जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया था। अब जो उनका मेन केस था, जहाँ से ये सारा सिलसिला शुरू हुआ था, वो ट्वीट्स वाला केस था, और उसमें जज अफजल मजोका साहब ने आज के लिए हतमी तारीख दी थी कि उन्हें पेश लाजमी किया जाए। तो उनको बताया ये गया कि जनाब उनको वीडियो लिंक पे पेश किया जाएगा। इस पे जज साहब ने कहा कि ठीक है, फिर 10:30 बजे वीडियो लिंक पे उन्हें पेश करें, लेकिन आज उन्हें लाजमी पेश करें ताकि केस की कार्रवाई आगे बढ़े। अब वही जो जेल के इंतज़ामिया और अदालती अमला जो हमेशा आपको ये बताता है कि जनाब वीडियो लिंक के बड़े मसाइल हैं, जब भी इमरान खान साहब को वीडियो लिंक पे पेश करने की बात हुआ करती थी, तो अब वही लोग कैसे आनन फानन सारी चीज़ों के इंतज़ामात भी कर लेते हैं, वीडियो लिंक ऑन भी हो जाता है और ईमान मज़ारी साहिबा को चंद ही मिनटों में पेश भी कर दिया जाता है वीडियो लिंक के थ्रू अदालत के रूबरू। अब ये अपने आप में एक बुनियादी सवाल है कि आखिर ऐसी क्या ज़रूरत पेश आई कि उन्हें वीडियो लिंक पे पेश किया जा रहा है, क्यों उन्हें फिजिकली अदालत में नहीं लाया गया। ये भी एक बुनियादी हक है कि आपको आज़ादी के साथ अदालत में पेश किया जाए, तो क्यों उन्हें इस हक से भी महरूम किया जा रहा है। वो कोई हाई प्रोफाइल दहशतगर्द तो नहीं है कि जिनके लिए आपको सिक्योरिटी के इशूज़ हैं, इस वजह से जी आप नहीं उन्हें लेके आ रहे। तो ये सारा कुछ जो है बुनियादी तौर पर क्यों किया जा रहा है, वजह बड़ी साफ़ है कि अगर उन्हें अदालत में लाया जाएगा, विजुअल्स बनेंगे, वो गुफ्तगू करेंगी, नारेबाजी होगी, मीडिया के लोग मौजूद होंगे, उनसे कुछ ना कुछ वो कह देंगी गुजरते गुजरते भी, और सारी चीज़ें रिपोर्ट होंगी। तो इन तमाम चीज़ों से अवॉइड करना है,
انہیں ہیروئن نہیں بنانا، ہیرو نہیں بنانا، بلکہ ان کو منظر سے غائب کرنا ہے. جس طرح آپ نے عمران خان کو غائب کیا ہے، جس طرح آپ نے مارنگ بلوچ کو غائب کیا ہے منظر سے، اسی طرح آپ نے ایمان مزاری کو بھی منظر سے غائب کرنا ہے. تو اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ انہیں جلد از جلد کسی بھی اوٹ پٹانگ کیس میں سزا دے کر جیل میں بند کر دیا جائے، اور اس کے بعد یہ کہ انہیں جو عدالتوں میں لانے لے جانے کا معاملہ ہے اس سے بھی محروم کرنے کے لیے جو تھوڑی بہت کاروائیاں ہیں وہ ویڈیو لنک کر کے فارمیلٹی پوری کی جائے. سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات کی؟ یہی کام انہوں نے پی ٹی آئی کے بہت سے لوگوں کے ساتھ کیا ہوا ہے. ان کی اپیلیں نہیں لگ رہی، سزائیں دے کے انہیں اندر جیلوں میں بند کر دیا ہے. اب ان کی اپیل نہیں لگ رہی. اب اپیل نہیں لگ رہی تو ان کو ظاہر ہے کہ عدالتوں میں پیش نہیں کیا جا رہا، چاہے وہ حسان نیازی صاحب ہوں، یاسمین راشد صاحبہ ہوں، صنم جاوید صاحبہ ہوں، محمود الرشید صاحب ہوں، مختلف اور لوگ ہوں. آپ دیکھیں کہ یا تو عدالتیں جیل کے اندر لگائی جا رہی ہیں، اور یا پھر ان کو پیش نہیں کیا جا رہا اور ان کی اپیلز نہیں لگ رہی ہیں ہائی کورٹس وغیرہ میں، تو اور جو چھوٹی عدالت ہے وہ جیل کے اندر لگا لیتے ہیں. ان تمام چیزوں کا مقصد یہی ہے کہ ان کو بالکل آپ آئسولیٹ کر کے منظر سے غائب کر دیں، تاکہ وہ کوئی اپنا بیانیہ نہ دے سکیں، کوئی بات ان کی گفتگو جو ہے وہ سامنے نہ آ سکے، ویژول سامنے نہ آ سکیں. تو ایمان مزاری صاحبہ کو بھی اسی پیٹرن کا شکار کرنے کا پلان جو ہے وہ سامنے آبویس نظر آ رہا ہے. اب ایمان مزاری صاحبہ کو جب ویڈیو لنک پہ پیش کیا گیا تو انہوں نے سب سے پہلے یہ بات پوچھی کہ کیا میڈیا یہاں موجود ہے. جب انہیں بتایا گیا کہ میڈیا موجود ہے تو پھر انہوں نے کہا، فوراً سے انہوں نے بولنا شروع کیا، اور چند ایک بلکہ سیکنڈز، بلکہ شاید لیس دین 1 منٹ انہوں نے جو بات کی وہ کیا تھی، وہ ہوش ربا انکشافات تھے جو انہوں نے بتائے. انہوں نے کہا کہ ان کے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے، انہوں نے کہا کہ انہیں کھانا اور پانی مہیا نہیں کیا جا رہا، اور ان کے ساتھ بہت زیادہ ناروا سلوک کیا جا رہا ہے. یہ انہوں نے 2-3 باتیں کہیں، اور اس کے بعد انہوں نے جج افضل مجوکا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ یہ سب آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے، آپ اپنی صرف نوکری کر رہے ہیں، آپ کی وجہ سے ہمارے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے، یہ سارا کچھ جو ہمیں جس طرح سے گرفتار کیا گیا اور جو ہمارے ساتھ ٹریٹمنٹ ہے یہ سب آپ کی وجہ سے ہے، ہم اس پوری کارروائی کا بائیکاٹ کرتے ہیں. یہ کہہ کے ایمان مزاری صاحبہ ویڈیو لنک سے اٹھ گئیں، ہٹ گئیں، اور اس طرح سے کارروائی کو وہیں پہ روکنا پڑ گیا. افضل مجوکا صاحب نے کہا کہ وہ اس سلسلے میں کوئی آرڈر جاری کریں گے، پھر انہوں نے 11:15 کا ٹائم دیا، آرڈر نہیں آیا، پھر دوبارہ ٹائم دیا، وہ بھی نکل گیا. تو ابھی تک جب تک میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہی ہوں تب تک تو ان کا آرڈر نہیں آیا. لیکن آرڈر کیا ان کا آنا ہے، سزا تو انہوں نے دینی ہی دینی ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ ایمان مزاری صاحبہ اس مختصر سی اپنی اپیئرنس میں یہ بتا گئی ہیں کہ ان کے ساتھ کس قسم کا سلوک کیا جا رہا ہے، اور اس کے اوپر جو ہے انہوں نے اپنا احتجاج بائیکاٹ کر کے ریکارڈ کرایا ہے. اس سارے منظرنامے کے اوپر جو آپ کی بارز ہیں اب وہ بھی سامنے آ چکی ہیں. مختلف بارز کی طرف سے ایمان مزاری اور ان کے شوہر کی گرفتاری کے اوپر مذمت کے بیانات جاری ہو رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو ہڑتالوں اور بائیکاٹ کی کال دی ہے اس کو بھی کامیابی سے جاری رکھا جا رہا ہے. آج بھی اب 3 روزہ کر دی گئی، پہلے کل کے لیے کی گئی تھی اور اب 3 روزہ اس کو بڑھا دیا گیا ہے. تو ڈسٹرکٹ کورٹس میں، ہائی کورٹس میں اس وقت جو ہے وکلا پیش نہیں ہو رہے، اور اسلام آباد کی جو عدالتیں ہیں وہ اس وقت بالکل وہاں پہ کاروائیاں رکی ہوئی ہیں، کیونکہ وکلا جو ہے ہڑتال پر چلے گئے ہیں. تو یہ والی جو صورتحال ہے یہ کم از کم یہ کہ کچھ نہ کچھ بارز جو ہیں وہ اس کے اوپر پریشر ڈال رہی ہیں. اگرچہ بارز پہ بھی تنقید ہوتی ہے، واجد گیلانی صاحب بھی کوئی بہت صاف اپنا ماضی نہیں رکھتے ہیں. 26ویں ترمیم کے خلاف وہ ووٹ لے کر آئے تھے، لیکن جس طریقے سے انہوں نے سہولت کاری کی وہ سب کے سامنے ہے. اور ابھی جو ایمان مزاری صاحبہ کی گرفتاری بھی ہے وہ انہی کی ایک نامزد مدیت میں جو FIR ہے اس کے اندر ہوئی ہے. تو یہ اپنی ان کی مسئلے مسائل تو ہیں بیچ میں، لیکن بہرحال اوورآل جو آپ کی انٹرنیشنل تنظیمیں ہیں انہوں نے بھی کنڈیم کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ناروے کے سفیر کی طرف سے بھی کنڈمنیشن کی جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ آئی ہے. تو معاملہ ہائی لائٹ تو ہو رہا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح سے اس وقت فسطائیت پنجے گاڑے ہوئے ہے ملک میں، اس کے سامنے یہ کنڈمنیشنز یا باقی جو چیزیں ہیں یا امیج کیا بن رہا ہے ان چیزوں سے اسے کوئی مطلب نہیں ہے. اور جو بڑے انٹرنیشنل ایکٹرز ہیں امریکہ وغیرہ، ان کے ساتھ وہ چونکہ اس وقت بالکل ہینڈ ان ہینڈ چل رہے ہیں، غزہ پیس بورڈ بھی سائن کر لیا، تو وہ تو ویسے بڑے خوش ہیں ان سے. تو انہیں پتہ ہے کہ ادھر سے تو کوئی دباؤ آئے گا نہیں، تو لہٰذا ہیومن رائٹس کی ہم ایسی کی تیسی پھیر دیں، کوئی ہمیں پوچھنے والا نہیں ہے. تو یہ اب آپ کو پیٹرن جو ہے وہ سارا دکھائی دے رہا ہے. اچھا جی، اس کے ساتھ ساتھ جو آج ایک اور اہم خبر سامنے آئی وہ آئی تھی جناب بیرسٹر شہزاد اکبر جو کہ لندن میں موجود ہیں، اور عادل راجہ، ان کے ساتھ جو واقعات پیش آئے تھے، ان کے گھروں پہ اٹیک کیے گئے تھے، اور بیرسٹر شہزاد اکبر تو فزیکلی ان کو ہٹ بھی کیا گیا تھا. ان تمام واقعات کے اوپر جو تھی وہ انویسٹیگیشن ہو رہی تھی، اور ابھی تازہ جو اس سلسلے میں خبر آئی ہے وہ یہ کہ 2-3 افراد جو ہیں انہوں نے
اریسٹ کر لیے ہیں اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ وہ کوئی انگریز ہی ہیں جن کو اریسٹ کیا گیا ہے اور ان سے فردر انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں. ان پہ الزامات جو ہیں وہ ان کو باقاعدہ مطلب بڑھ کے سنا دیے گئے ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آگے بڑھ رہی ہیں. یہ بھی کچھ کلو مل رہے ہیں کہ دونوں پر جو اٹیکس ہوئے ہیں وہ آپس میں کہیں نہ کہیں انٹر ریلیٹڈ بھی تھے. ایسا لگتا ہے جو ابھی تک کی ابتدائی تفتیش ہے ان کے مطابق کہ جو ملزمان تھے وہ کہیں نہ کہیں کوارڈینیٹ کرتے ہوئے ہو سکتے ہیں کہ ان کے کہیں تانے بانے ملیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اب آہستہ آہستہ انویسٹیگیٹ ہوں گی تو سامنے آئیں گی. لیکن بہرحال وہاں پہ ظاہر ہے ایک مختلف پولیس ہے, وہ یہ والی پولیس تو نہیں ہے. تو لہٰذا ان کے جو معاملات ہیں وہ جب سامنے آئیں گے تو وہ کافی انٹرسٹنگ ہوگا دیکھنا کہ آخر کن لوگوں نے ان کے اوپر اٹیک کیا یا کروایا. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.